हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 दिनों से हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। आज भी यह सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ लास्ट पार्ट है। यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए तीनों पार्ट आपने ध्यान से देख लिए हैं तो दोस्तों एग्जामिनेशन में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के यह तीसरे पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। तो न्यायपालिका एवं अधिकरण, इसी टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता यानी कि एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। क्या दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया तब दोस्तों कौन सा अनुच्छेद था? 124। क्या अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए प्रावधान की शुरुआत होती है और कहां तक यह प्रावधान है दोस्तों? 147 147 तक यह सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए प्रावधान है। ओके, तो यहां हम पहुंचे हैं अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। अनुच्छेद 143 के 2 खंड है, 143(1) तथा 143(2) और दोनों खंड राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु दोनों की विषय वस्तु अलग है। क्या दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 143 के 2 खंड है, 143(1) और 143(2) और दोनों खंड राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु दोनों की विषय वस्तु अलग है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। कौन सा? संविधान का अनुच्छेद 143। और यही क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति प्रदान करता है। दोनों के आंसर एक ही है। ओके, और अनुच्छेद 143(1) के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि यानी कि लॉ तथा तथ्य यानी कि फैक्ट का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। क्या दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। समझने वाली बात है कि अनुच्छेद 143(1) के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। केरल शिक्षा विधेयक 1958 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति को दी गई राय सम्मान के योग्य यानी कि रिस्पेक्टेबल तो है, किंतु बाध्यकारी नहीं है और वर्तमान में भी यही सिद्धांत माना जाता है। क्या? केरल शिक्षा विधेयक 1958 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति को दी गई राय सम्मान के योग्य यानी कि रिस्पेक्टेबल तो है, किंतु बाध्यकारी नहीं है और वर्तमान में भी यही सिद्धांत माना जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से किसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था
कि अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति को दी गई राय सम्मान के योग्य तो है किंतु बाध्यकारी नहीं। तो दोस्तों, केरल शिक्षा विधेयक 1958 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था। अनुच्छेद 143(2) का संबंध भी सलाहकारी अधिकारिता से है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई विषय अनुच्छेद 131 के परंतुक यानी कि प्रोविजो में वर्णित है तो भी राष्ट्रपति उसे सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और सर्वोच्च न्यायालय विचार करने के बाद अपनी राय देगा। दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ ले कि अनुच्छेद 143(2) का संबंध भी सलाहकारी अधिकारिता से है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई विषय अनुच्छेद 131 के परंतुक यानी कि प्रोविजो में वर्णित है तो भी राष्ट्रपति उसे सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और सर्वोच्च न्यायालय विचार करने के बाद अपनी राय देगा। चलिए अब आंसर बताइए, किस अनुच्छेद के परंतुक यानी कि प्रोविजो में वर्णित विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को राय जानने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा? तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 131 के परंतुक यानी कि प्रोविजो में वर्णित विषय पर राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट को राय जानने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा। सही आंसर है अनुच्छेद 131। और अनुच्छेद 131 के परंतुक यानी कि प्रोविजो में लिखा है कि इसी संविधान के लागू होने से पहले की किसी संधि यानी कि ट्रीटी, करार यानी कि एग्रीमेंट, सनद या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट से उत्पन्न विवादों को इसी अनुच्छेद के तहत नहीं उठाया जा सकेगा। क्या? अनुच्छेद 131 के परंतुक में लिखा गया है कि इसी संविधान के लागू होने से पहले की किसी संधि, करार, सनद या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट से उत्पन्न विवादों को इस अनुच्छेद के तहत नहीं उठाया जा सकेगा। और अभी तक राष्ट्रपति की ओर से अनुच्छेद 143(2) के तहत एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। क्या? जब से संविधान लागू हुआ है तब से राष्ट्रपति की ओर से अनुच्छेद 143(2) के तहत एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है और इस अनुच्छेद का व्यावहारिक महत्व भविष्य में ही तय होगा। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। क्या दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट को पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के तहत कौन सी शक्तियां प्राप्त है? तो देखो, अनुच्छेद 129 में घोषणा की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होगी। एक बार फिर से देखो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है और अनुच्छेद 129 में घोषणा की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होगी। और अभिलेख न्यायालय की दो विशेषताएं होती है। क्या दोस्तों? अभिलेख न्यायालय की दो विशेषताएं होती है। पहली विशेषता कि उसके सभी निर्णय, आदेश तथा निर्देश आदि स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयुक्त कर सके। यह पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता कि अभिलेख न्यायालय की दूसरी विशेषता यह है कि उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। एक बार फिर से देख लो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के रूप में दो विशेषताएं प्राप्त है। एक, उसके सभी निर्णय, आदेश तथा निर्देश आदि स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयुक्त कर सके। और दूसरी विशेषता कि अभिलेख न्यायालय की दूसरी विशेषता यह है कि उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। और दोस्तों, हमारी सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरह न्यायिक पुनर्विलोकन की अत्यंत व्यापक शक्ति तो नहीं है, किंतु कुछ मामलों में उसे यह शक्ति प्राप्त है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस शक्ति का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है, किंतु अनुच्छेद 13, 32, 132 तथा 133 से यह शक्ति निगमित होती है। एक बार फिर से देखो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरह न्यायिक पुनर्विलोकन की अत्यंत व्यापक शक्ति नहीं होती है, किंतु कुछ मामलों में उसे यह शक्ति प्राप्त है।
संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस शक्ति का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है, किंतु अनुच्छेद 13, 32, 132 और 133 से यह शक्ति निगमित होती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत देश की तुलना में किस देश की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के विषय में अत्यंत व्यापक है? तो भारत देश की तुलना में अमेरिकी देश यानी कि अमेरिका देश की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के विषय में अत्यंत व्यापक है। सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है, जिसे संसद किसी भी स्थिति में तो न तो कम कर सकती है और न ही छीन सकती है। क्या दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति यह संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है और संसद किसी भी स्थिति में यह शक्ति को न तो कम कर सकती है और न ही छीन सकती है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त अन्य शक्तियां व अधिकारिताओं की बात करें तो अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। क्या? अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह अपने निर्णय या आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन्हें बदल भी सकता है। क्या दोस्तों, अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को यह पावर देता है कि वो अपने निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकता है या उन्हें बदल भी सकता है। और जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है उन्हें पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन कहते हैं और ऐसी याचिका निर्णय के 30 दिनों के भीतर ही दी जा सकती है। क्या? जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है उन्हें रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका कहते हैं और ऐसी याचिका निर्णय के 30 दिनों के भीतर ही दी जा सकती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और बाद में पता लगाना है कि कौन सा कथन सही है। पहला सेंटेंस, वह अपने निर्णयों या आदेशों को बदल सकता है। बिल्कुल सही बात, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों या आदेशों को बदल सकता है। और संसद न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न तो कम कर सकती है और न ही छीन सकती है। यह बात भी बिल्कुल सही है कि संसद यह हमारी सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न तो कम कर सकती है और न ही छीन सकती है। और यहाँ हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे बात करें। और पिछले कुछ समय में एक नई अवधारणा प्रचलित हुई है जिसे उपचारात्मक याचिका या दोषाहारी याचिका कहते हैं और इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई हो, किंतु पीड़ित पक्ष किसी अति गंभीर आधार पर उपचार का निवेदन करना चाहता हो। क्या? पिछले कुछ समय में एक नई अवधारणा प्रचलित हुई है जिसे उपचारात्मक याचिका या दोषाहारी याचिका कहते हैं और इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई हो, किंतु पीड़ित पक्ष किसी अति गंभीर आधार पर उपचार का निवेदन करना चाहता हो। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होना यह भी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त एक विशेष शक्ति है। क्या? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होना। अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी। क्या? संविधान के अनुच्छेद 141 में वर्णन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की शक्ति भी प्राप्त है और इसी शक्ति की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 142 में की गई है। क्या दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की शक्ति प्राप्त है और यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। एक बार फिर से देखो कि सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 142 में इसका जिक्र किया गया है
और यह अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी? तो संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी। सही आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों, मामलों का स्थानांतरण करने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 139 क द्वारा दी गई है और यह अनुच्छेद 42वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था और 44वें संशोधन द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन किया गया था। क्या दोस्तों, मामलों का स्थानांतरण करने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 139 क द्वारा दी गई है और यह अनुच्छेद 42वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था और 44वें संशोधन द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नियम बनाने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया आदि से संबंधित नियम बना सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रिया से संबंधित नियम बना सकती है और इसके संबंध में दो शर्तों का पालन करना जरूरी है। पहली शर्त कि ये नियम राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही बनाए जा सकते हैं और दूसरी शर्त ये नियम संसद द्वारा निर्मित विधियों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। क्या दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नियम बनाने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया आदि से संबंधित नियम बना सकता है और इसके संबंध में दो शर्तों का पालन करना सुप्रीम कोर्ट के लिए आवश्यक है। पहली शर्त, यह नियम राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही बनाए जा सकते हैं और दूसरी शर्त, ये नियम संसद द्वारा निर्मित विधियों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद 145(3) स्पष्ट करता है कि यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो या अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्न पर विचार करने का प्रसंग हो तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी। क्या अनुच्छेद 145(3) स्पष्ट करता है कि यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो या अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्न पर विचार करने का प्रसंग हो तो कम से कम कितने 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी। और यहां आपको मालूम होना चाहिए कि 5 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ को संविधान पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहा जाता है। क्या यह 5 या उनसे अधिक न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी और यह 5 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ को संविधान पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कितने न्यायाधीशों की पीठ को संविधान पीठ कहा जा सकता है? तो याद रखो 5 या उससे अधिक न्यायाधीशों की पीठ को संविधान पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। और आगे बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक अधीक्षण की शक्ति भी प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को देश के सभी न्यायालयों, पंचायतों यानी कि अवार्ड्स आदि का न्यायिक अधीक्षण यानी कि जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 144 में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक अधीक्षण की शक्ति भी प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को देश के सभी न्यायालयों, पंचायतों आदि का न्यायिक अधीक्षण यानी कि जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 144 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। और संविधान की व्याख्या की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार है जो उसे मुख्यतः अनुच्छेद 13, 132 तथा 133 से प्राप्त होता है। क्या सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार है जो उससे मुख्यतः अनुच्छेद 13, 132 तथा 133 से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, निर्वाचन विवाद से जुड़ी शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा करने की शक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। क्या दोस्तों, निर्वाचन विवाद से जुड़ी शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटान करने की शक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में दोस्तों वृद्धि की बात करें, यानी कि इंक्रीज इन द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पावर को बढ़ाया भी जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद संघ सूची के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। कौन? संसद। और अनुच्छेद 139 के अंतर्गत संसद को शक्ति दी गई है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का विस्तार कर सके। दोस्तों, हमारी संसद के पास यह पावर है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रीट अधिकारिता का है जो पावर है उसका विस्तार कर सकती है। कौन? संसद। संविधान के अनुच्छेद 139 के तहत यह प्रावधान किया गया है। चलिए आंसर बताइए। सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का विस्तार कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का विस्तार कौन कर सकती है? हमारे देश की संसद कर सकती है। तो अनुच्छेद 140 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी आनुषंगिक शक्तियां दे सकती है जो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों तथा अधिकारिताओं को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी हो। क्या? अनुच्छेद 140 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी आनुषंगिक शक्तियां दे सकती है जो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों तथा अधिकारिताओं को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी हो। और अनुच्छेद 134(2) के तहत संसद आपराधिक अपीलों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता बढ़ा सकती है। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 134(2) के तहत हमारे देश की संसद आपराधिक अपीलों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता बढ़ा सकती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपराधिक अपीलों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता कौन बढ़ा सकता है? तो आपराधिक अपीलों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता हमारे देश के संसद ही बढ़ा सकती है। क्या? हमारे देश की संसद। सही आंसर है ऑप्शन सी। और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को अनुच्छेद 146 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि संसद इन खर्चे पर बहस तो कर सकती है किंतु मतदान नहीं। क्या? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को संविधान के अनुच्छेद 146 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि इन खर्चों पर संसद बहस तो कर सकती है किंतु मतदान नहीं। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है, बताइए न्यायाधीशों के वेतन का खर्च निम्न में से किस निधि से किया जाता है? तो न्यायाधीशों के वेतन का खर्च है वो भारत की संचित निधि से किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और अनुच्छेद 121 में स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी। जब किसी न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही हो तो ऐसी बहस की जा सकती है। क्या? अनुच्छेद 121 में यह स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी। जब किसी न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही हो तो ऐसी बहस की जा सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नियम है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते। क्या दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए यह नियम है कि वो सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 146 के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति दी गई है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सके। तो दोस्तों यहाँ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए सभी प्रावधान के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों यह वीडियो आपने लास्ट तक देखा है, थैंक यू सो मच। और कल एक नए टॉपिक के साथ
फिर पेश होंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।